चलिए स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग स्टडी करने वाले हैं वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याओं से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं, आज की क्लास में हम लोग उन क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। इसमें हम लोग बहुविकल्पीय क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे। जिस भी तरीके के हमारे बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन सारे क्वेश्चन को आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। स्टूडेंट्स चलिए हम लोग कुछ महत्वपूर्ण बातों को रिवाइज करेंगे ताकि क्वेश्चंस को सॉल्व करने में थोड़ी सी आसानी हो जाए। और उससे पहले हम लोग वास्तविक संख्याओं के बारे में थोड़ा सा अध्ययन कर लेते हैं। तो आप लोग इस चार्ट को देखिए। चार्ट कुछ इस तरीके से हमने नंबर्स को राइट कर दिया है। चलिए हम लोग वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद चलते हैं टॉपिक पर अपने। इससे पहले इन सारी चीज़ों के बारे में आपके पास जानकारी होनी चाहिए। चलिए हम लोग देखते हैं। देखिए हमारा जो संख्या ग्राफ है, अगर हम लोग संख्या ग्राफ की बात करें, जो हमारा संख्या ग्राफ है यहाँ पे दिख रहा है आपको। संख्या ग्राफ की बात करें तो इसमें हमारे पास दो संख्याएं होती हैं, वास्तविक संख्या होती है, काल्पनिक संख्या होती है। हमें वास्तविक संख्याओं के बारे में जानना है। जैसा कि आपने देखा, हमारा टॉपिक भी वास्तविक संख्याओं को लेकर के ही है। काल्पनिक संख्याओं के बारे में आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में पढ़ने को मिलेगा। चलिए यहाँ पर हमारा टॉपिक है वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या में देखिए हमारे पास कौन कौन सी संख्याएं होती हैं। वास्तविक संख्या को आर से रिप्रेजेंट करते हैं, आर से दिखाते हैं, रियल नंबर्स। यहाँ पे वास्तविक संख्याएं हमारे पास दो तरीके की होती हैं। एक होती है परिमेय संख्या और दूसरी होती है अपरिमेय संख्या। कैसी होती हैं? एक होती है परिमेय संख्या और दूसरी होती है अपरिमेय संख्याएं। तो पहली हमारी परिमेय संख्या, दूसरी अपरिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या क्या होती है, इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको भी आप लोग समझ लीजिए। ऐसी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। ऐसी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सकता है परिमेय संख्या कहलाती है। जहां जो P है और Q है क्या है, पूर्णांक है। P और Q पूर्णांक हैं, दोनों का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। यानी कि अगर हम लोग बात करें, समझिए, P और Q हमारा क्या है, P और Q एक परिमेय संख्या को दिखाते हैं। यहाँ पर P और जो Q है एक पूर्णांक है। क्या है? एक पूर्णांक है और इनके बीच कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता है। और दूसरी बात, हमारा जो Q है, Q 0 नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल देख लेते हैं, समझिए। जैसे हमारे पास हमने इस तरीके से संख्या लिख दी, तो यहाँ पे P हमारा क्या है, 3 हो गया, Q हमारा क्या है, 2 है। देखिए P और Q के बीच में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे 3/2 क्या है, एक परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है। इसी तरीके से अगर हम बात करें इस तरीके से 5/4 की, तो यहाँ पे देखिए P क्या है, 5 है, Q क्या है, 4 है, और ये क्या है, देखिए इनके और इनके बीच क्या कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड है? कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तो ये हमारा 5/4 क्या है, एक परिमेय संख्या है। इस तरीके से आप लोग देखिए, जैसे हमने 5 लिखा तो इसको आप लोग P/Q के रूप में कुछ इस तरीके से लिख सकते हो। देखिए इसमें और इसमें एक के अतिरिक्त क्या कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड है? नहीं है। ये भी हमारी परिमेय संख्या है। अगर इस तरीके से हम लोग लिखें तो ये भी हमारी क्या है, परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या क्या है, आप लोग इसको समझ गए होंगे। अब जैसे अगर हमारे पास दशमलव वाली भी संख्याएं होती हैं, जैसे दशमलव वाली संख्या है, तो इसको आप लोग क्या P/Q के फॉर्म में लिख सकते हो। देख लीजिए इसको। जैसे हमारे पास 0.25 है, इसको हमने क्या किया, हमने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, हमने 100 से मल्टीप्लाई किया। देखिए क्या हो जाएगा, 5 × 5 = 25, 5 20 में 100, 5 × 1 = 5, 5 × 4 = 20। यहाँ से हमारे पास 1/4 आ गया। P का वैल्यू यहाँ पे देखिए क्या है, 1 है, और Q का वैल्यू क्या देखिए है, Q का वैल्यू हमारा 4 है। Q का वैल्यू 4 है। तो यहाँ से ये जो हमारा 1/4 यानी कि ये जो 0.25 है, इसको जब हमने इस तरीके से लिखा तो ये भी हमारी क्या हो गई, एक परिमेय संख्या हो गई। एक परिमेय संख्या हो गई। तो स्टूडेंट्स, परिमेय संख्या क्या है इसको आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, अपरिमेय संख्याएं। कुछ ऐसी भी संख्याएं होती हैं
कुछ ऐसी भी संख्याएं होती हैं जो परिमेय नहीं होती है। परिमेय नहीं है इसका मतलब क्या है, इन संख्याओं को हम लोग पी अपॉन क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं। जिन संख्याओं को हम लोग पी अपॉन क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं तो ऐसी संख्याएं हमारी क्या कहलाती हैं, अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, देखिए हमारे पास परिमेय संख्या हो गई, अपरिमेय संख्या हो गई। अब परिमेय संख्याएं देखिए कितने तरीके की हैं। परिमेय संख्या में हमारा क्या क्या आता है, पूर्णांक संख्या आती है, भिन्न संख्या आती है। क्या आता है, पूर्णांक संख्या आती है और भिन्न संख्या आती है। पूर्णांक संख्याएं देख लीजिए, पूर्णांक संख्याओं को आई अथवा जेड से रिप्रेजेंट करते हैं और ए हमारी क्या है, भिन्न संख्या है। अब भिन्न संख्या आप लोग जान ही रहे हो, 2/3 8/5 है, क्या है, भिन्न है, जिसमें हमारा क्या होता है, अंश होता है, हर होता है। तो अंश बटे हर वाली संख्या क्या कहलाती है, भिन्न कहलाती है। पूर्णांक संख्याओं की बात कर लीजिए, देखिए पूर्णांक संख्याएं जो नंबर्स हम लोग संख्या रेखा पर दिखाते हैं वह संख्याएं हमारी क्या होती हैं, पूर्णांक संख्याएं होती हैं। तो यहां पे समझिए हमारी पूर्णांक संख्या है। अब अगर कोई संख्या निगेटिव में है तो ऋणात्मक पूर्णांक है, ठीक है। ये जो हमारी पूर्णांक संख्या, देखिए पूर्णांक संख्या के अंदर हमारे पास है क्या, 1 2 3 4 -1 -2 -4 0, इस तरीके से जो भी हमारे पास नंबर्स है, जैसे आप लोग संख्या रेखा बनाते हो इस तरीके से, इस तरीके से हमारी संख्या रेखा बनती है। यहाँ पे 0 होता है। हमारा जो राइट हैंड की तरफ होती हैं पॉजिटिव नंबर्स होती हैं और लेफ्ट हैंड की तरफ हमारी क्या होती है, नेगेटिव नंबर्स होती हैं। ये सारी संख्याएं क्या हैं, ये सारी संख्याएं हमारी पूर्णांक संख्या हैं। अब पूर्णांक संख्याओं में देखिए, ये जो जब हम लोग नेगेटिव नंबर्स को लेते हैं ये हमारा ऋणात्मक पूर्णांक होता है। यानी कि जब हम लोग लेफ्ट हैंड साइड वाले को लेते हैं, 0 से देखते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड कौन है, ऋणात्मक पूर्णांक, और 0 के इस तरफ वाली यानी कि राइट हैंड साइड वाली हमारी संख्याएं क्या होती है, धनात्मक पूर्णांक होती हैं। यहाँ पे 1 2 3 4 5 अप टू इन्फिनिटी आप जा सकते हो। यहाँ पे -1 -2 -3 ऐसे, और ए हमारा क्या होता है, शून्य होता है। देखिए यही बात यहाँ पे लिखी गई है, ऋणात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक और शून्य। अब आप लोग नेक्स्ट देख लीजिए। अब ये जो धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक को आप लोग ध्यान से देखिए, धनात्मक पूर्णांक और जब शून्य को शामिल कर लिया जाता है धनात्मक पूर्णांक में, यानी कि हम लोग 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे बात करते हैं, तो ये जो हमारी संख्याएं होती हैं क्या कहलाती हैं, पूर्णांक संख्याएं, होल नंबर्स कहलाती हैं। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। चलिए अब ये जो धनात्मक पूर्णांक है, ये जो धनात्मक पूर्णांक है यानी कि जो हमारी संख्या रेखा है, संख्या रेखा के देखिए, संख्या रेखा है, 0 के हमें दाहिने तरफ देखना है। 0 के दाहिने तरफ की जो हमारी संख्याएं होती हैं ये हमारी धनात्मक पूर्णांक होती हैं। और ये जो धनात्मक पूर्णांक है ये हमारे क्या होते हैं, इन्हें हम लोग प्राकृतिक संख्याएं भी कहते हैं, प्राकृत संख्याएं कहा जाता है। देखिए प्राकृत संख्याएं, और जो प्राकृत संख्याएं होती हैं नेचुरल नंबर्स, इन्हें एन से डिनोट करते हैं। अब जो प्राकृतिक संख्याएं हमारी हैं, इन प्राकृतिक संख्याओं में देखिए हमारे पास नंबर्स क्या क्या हैं, कितने तरीके के होते हैं। देखिए अभाज्य संख्याएं हैं या ऋण संख्या है, भाज्य संख्या या यौगिक संख्याएं, सम संख्याएं, विषम संख्याएं। इन संख्याओं के बारे में आप लोग थोड़ी सी जानकारी प्राप्त कर लीजिए। जब आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करोगे, अगर अभाज्य संख्या की बात कर दी गई, आपको संख्या पता है नहीं कौन सी अभाज्य संख्या होती है, तब आप क्वेश्चन नहीं कर पाइएगा। अब भाज्य संख्या की बात करेगा, सम संख्या की बात करेगा, तो आपको ये तो समझना पड़ेगा ना कि भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, सम संख्या क्या होती है या फिर सहअभाज्य संख्या क्या होती है। तो इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। तो आप लोग देखिए अभाज्य संख्याएं या ऋण संख्याएं, आप लोग देखते होंगे कुछ ऐसी संख्याएं होती हैं जो स्वयं अथवा एक के अतिरिक्त इनका कोई भी गुणनखंड नहीं होता। जैसे समझ लीजिए स्वयं एवं एक के अतिरिक्त और कोई भी गुणनखंड नहीं होता। वह संख्याएं जिनके पास स्वयं यानी कि वो खुद या फिर 1 के अतिरिक्त कोई गुणनखंड नहीं होता, ऐसी संख्याओं को अभाज्य संख्याएं या फिर ऋण संख्याएं कहते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे 2 है, 2 के अगर गुणनखंड की बात करें तो 1 के अतिरिक्त क्या इसका कोई गुणनखंड है, नहीं है। तो जब इसका 1 के अतिरिक्त कोई गुणनखंड नहीं है तो कैसी होगी, अभाज्य संख्या हो गई। समझिए फिर से, स्वयं एवं 1 के अतिरिक्त और कोई भी गुणनखंड नहीं होते, यानी कि एक ही गुणनखंड होगा और कोई गुणनखंड नहीं होगा। इस तरीके से अभाज्य संख्या हो गई। चलिए हम लोग भाज्य या यौगिक संख्याओं की बात कर लेते हैं, जिनके स्वयं एवं अतिरिक्त
स्वयं एवं एक के अतिरिक्त और भी गुणनखंड होते हैं। आप लोग देखते होंगे कुछ ऐसी संख्याएं होती हैं जिनके पास स्वयं स्वयं और 1 के अतिरिक्त, जैसे हमने बात करी 16 की, किसी भी नंबर को आप ले सकते हो। ऐसी संख्याएं जिनके पास 1 या फिर स्वयं के अतिरिक्त 1 इसका एक गुणनखंड है, स्वयं 16 भी इसका एक गुणनखंड है। और देखिए क्या है, अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 16 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए 8 गुणे 2 भी लिख सकते हैं, 4 गुणे 4 भी लिख सकते हैं, इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। 8 गुणे 2 भी कर 2 गुणे 8 भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से देखिए इसके पास गुणनखंड है, इसको हम लोग 4 गुणे 4 भी लिख सकते हैं, लिख दिया हमने। तो इस तरीके से वह संख्याएं जिनके पास 1 और स्वयं के अतिरिक्त और भी गुणनखंड होते हैं भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। चलिए यौगिक संख्याएं देख लीजिए। वह संख्याएं जो अभाज्य नहीं है, कुछ ऐसी भी संख्याएं होती हैं जो अभाज्य नहीं होती हैं, उन संख्याओं को यौगिक संख्याएं कहते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, सम संख्याएं। अब आप लोग देखते होंगे कुछ ऐसी संख्याएं होती हैं जो 2 से विभाज्य होती हैं। जो संख्याएं 2 से विभाज्य होती हैं उन संख्याओं को क्या कहा जाता है, सम संख्याएं कहा जाता है। जैसे 2, 4, 6, 8, ये संख्याएं 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाती हैं। जो संख्याएं 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाती हैं सम संख्याएं कहलाती हैं। चलिए यहाँ पर विषम संख्याओं की हम बात कर लेते हैं। अब आप लोग देखते होंगे कुछ संख्याएं ऐसी होती हैं जिसमें 2 का भाग जाता ही नहीं, 2 से पूरी तरह कटती ही नहीं है, तो वो क्या कहलाती हैं, विषम संख्या कहलाती। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, ये हमारी क्या हो गई, विषम संख्याएं हो गई। चलिए नेक्स्ट, अब हम लोग थोड़ी सी जरूरी बात कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए, आप लोग देखिए यहाँ पे, ऐसी संख्या जो अभाज्य हो एवं सम संख्या हो। ऐसी संख्या जो अभाज्य भी हो और सम संख्या हो, तो वो क्या है, वो सिर्फ और सिर्फ 2 होती है। 2 हमारी क्या है, एक सम संख्या है, आपको पता है, और 2 एक अभाज्य संख्या भी है, ये भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि 2 के पास 1 के अतिरिक्त और कोई भी गुणनखंड नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या है, 1 की बात करें, 1 की, 1 ना तो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या है, ये बात आपको पता होना चाहिए। 1 ना तो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या है। चलिए अब हम लोग सह अभाज्य संख्या की बात कर लेते हैं। सह अभाज्य संख्या 2 संख्याएं जिनमें 1 के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो, सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 9 और 16 हो गया, 4 और 15 हो गया। आप लोग समझिए, हमारे पास 2 संख्याएं हैं, हमने 2 संख्याओं को कुछ इस तरीके से ले लिया। अब इन दोनों संख्याओं में आप लोग देखिए, क्या 1 के अतिरिक्त और कोई भी 1 के अतिरिक्त क्या इसका कोई गुणनखंड है, नहीं है। तो 1 के अतिरिक्त कोई गुणनखंड नहीं है, इसलिए क्या है, हमारी सह अभाज्य संख्याएं हैं, सह अभाज्य संख्या है। इसी तरीके से आप लोग दूसरा देख लीजिए। जैसे अगर हम बात करें 9 और 16 की, तो आप इसमें भी देख लीजिए, क्या 9 और 16 में 1 के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड है, नहीं है। उभयनिष्ठ गुणनखंड कहने का मतलब, जैसे इसको हम 9 × 1 लिख सकते हैं, ठीक है, इसको 16 × 1, तो इन दोनों में से कोई कॉमन नहीं है, ठीक है, 1 के अतिरिक्त कोई कॉमन नहीं है, कॉमन मल्टीपल नहीं है, तो ये हमारी क्या हो गई, सह अभाज्य संख्या हो गई। तो स्टूडेंट्स, मैं आशा करता हूँ कि चीज़ें आप लोगों के समझ में आ गई होंगी। इसको हमने ब्रीफली डिस्कस किया, अभी आप लोग क्वेश्चंस करिएगा ना तो इसका यूज होगा। चलिए अब हम लोग जो वास्तविक संख्याओं से संबंधित हमारे कॉन्सेप्ट है, हम लोग कॉन्सेप्ट को समझते हैं। कॉन्सेप्ट को समझते हुए चलते हैं ताकि क्वेश्चंस करने में आसानी हो। चलिए हम लोग देखते हैं अंक गणित की आधारभूत प्रमेय क्या है। आप लोग समझिए, कोई भी हमारे पास भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या की बात कर रहा, तो चलिए हम लोग ले लेते हैं कोई नंबर, हमने समझिए यहाँ पे 48 ले लिया। 48 हमारी क्या है, भाज्य संख्या है। अब यहाँ पे भाज्य संख्या आ गई। अब आप लोग सोचिए भाज्य संख्याएं क्या होती हैं। आप लोग सोचिए, जिनके स्वयं एवं 1 के अतिरिक्त और भी गुणनखंड होते हैं, ऐसी संख्याएं हमारी भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अब अगर आपको भाज्य संख्या पता है तभी तो आप कर पाइएगा। यहाँ पे देखिए, अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। यहाँ पे अगर हमारे पास कोई भी भाज्य संख्या है, तो वो जो भाज्य संख्या है उस भाज्य संख्या को हम लोग अभाज्य संख्याओं के गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, ठीक है। समझिए, यहाँ पे हमारे पास 48 है। 48 क्या है, एक भाज्य संख्या है। अब आपको कैसे पता चला कि ये भाज्य संख्या है।
आप लोग इसको ब्रेक करिएगा ना तो 2 और 1 के अतिरिक्त इसके पास और भी सारे गुणनखंड है। जैसे देखिए, जैसे समझिए हम इसको ब्रेक कर दे रहे, ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, इसको हम लोग कैसे ब्रेक कर सकते हैं। देखिए 16 गुणे 3 कर दिया हमने इसको अभाज्य संख्या, इस 16 को अभाज्य संख्या के रूप में करिए। इसको हमने 4 इंटू 4 कर दिया, इंटू में 3 कर दिया। फिर देखिए अब ये 4 है, अभी ये 4 हमारा क्या है, भाज्य है, इसको अभाज्य करिए। तो हमने 4 को 2 गुणे 2 कर दिया, और यहाँ पे जो 4 है हमने इसको भी 2 गुणे 2 कर दिया, यहाँ पे 3 कर दिया। देखिए अब इसमें से देखिए, अभी हमने बात करी थी 2 हमारी कैसी संख्या है, 2 हमारी कैसी संख्या है, अभाज्य एवं सम संख्या है। 2 हमारी कैसी संख्या है, एक अभाज्य संख्या है, क्योंकि 2 के पास 1 और स्वयं के अलावा कोई भी गुणनखंड नहीं होता है। 2 हमारी कैसी हो गई, अभाज्य संख्या हो गई। और यहाँ पे देखिए हमारी एक भाज्य संख्या क्या थी, हमारे पास 48 थी, और इस भाज्य संख्या 48 को हमने अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर दिया। देखिए 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, 3 48, और ये सारी कैसी संख्याएं हैं, अभाज्य संख्याएं हैं। तो यही हमारी क्या है, यही हमारी अंकगणित की आधारभूत प्रमेय है। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स लिखे गए हैं। चलिए हम लोग इन संख्याओं को, इन भाज्य संख्याओं को इसका यूज करते हुए अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त करते हैं। देखिए यहाँ पे 120 है, आप लोग कुछ इस तरीके से भी इसको कर सकते हो, ठीक है। जैसे इसको ब्रेक करना है तो यहाँ पे 120 लिख लो, 2 से काटो, यहाँ पे 60 आ जाएगा। फिर 2 से काटो, 2 3 6, 2 तो 0 0, फिर काटिए 2 से, यहाँ पे 2 से काटेंगे कितना हो जाएगा, 15। 2 से काटिए, 2 7 14, 1 15, 1 15 आ गया। फिर 2 से काटिए, 2 3 6, 2 से, यहाँ पे देखिए 3 से काटना पड़ेगा, 3 5 15, 3 5 15, यहाँ पे 5 आ गया। और यहाँ पे देखिए 5 तो हमारा 5 से ही कटेगा, तो 5 1 के 5, यहाँ पे हमारा 1 आना चाहिए, 1 आ गया। देखिए हमारे पास संख्या थी 120, और ये जो हमारी संख्या 120 थी, कैसी संख्या थी, एक भाज्य संख्या थी, ठीक है। कैसी संख्या, भाज्य संख्या। और इस भाज्य संख्या को हमने किस रूप में चेंज कर दिया, देखिए 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, दूनी 8, त्रिक 24, और पंचे 120। देखिए, और इसमें जो हमारी सारी संख्याएं देखिए अभाज्य संख्याएं हैं, यानी कि किसी भी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो यही हमारी क्या है, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय है। और यहाँ से हम लोग इसको कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं। देखिए 2 की पावर इसको 3 लिख सकते हैं, इंटू में 3, इंटू में 5, इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं। तो लिख दीजिए 2 की पावर 3, इंटू में 3, इंटू में 5। चलिए यहाँ पर देखिए हमारे पास भाज्य संख्या क्या है, 30 है। इस 30 को भी हम लोग अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त करते हैं। चलिए लिखते हैं 30 को, 30 राइट कर लीजिए, काट दीजिए। देखिए 2 1 के 2, 1 3, 2 पंचे 10, 2 से काटिए। अब 2 से तो नहीं कटेगा, किससे कटेगा आप बताइए, 3 से। अब डिविजिबिलिटी रूल एक होता है, डिविजिबिलिटी रूल, डिविजिबिलिटी यानी कि कोई भी संख्या किस संख्या से विभाजित होगी। इसके लिए आप लोगों को डिविजिबिलिटी रूल के नाम से एक वीडियो लेक्चर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से पढ़ लेना, तब नंबर्स को देखने के बाद आप जल्दी से डिवाइड कर ले जाइएगा। चलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो नंबर है इसका हम डिजिट सम लेंगे, इसका डिजिट सम लीजिए, 1 + 5 6 हो गया। 6 हमारा किससे डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है। तो यहाँ से हमारी 15 किससे डिविजिबल होगी, 3 से। 3 5 15, 5 से काट दीजिए, 5 1 के 5। 30 को हम लोग किस तरीके से लिख सकते हैं, देखिए 30 हमारी क्या थी, एक भाज्य संख्या थी, और इस भाज्य संख्या 30 को हमने किस रूप में लिख दिया, अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में हमने व्यक्त कर दिया। 2 3 6 पंचे 30, और इसमें आप लोग जो भी संख्याएं देख रहे हो हमारी संख्याएं कैसी हैं, अभाज्य संख्याएं हैं। तो लिख लीजिए 2 इंटू में 3, इंटू में 5। स्टूडेंट्स इसी तरीके से आप लोग 140 के लिए लिखना, 156 के लिए लिखना। चलिए मैं आपको एक बता दे रहा हूँ 156 के लिए, ठीक है। एक और कर लेते हैं ताकि आप लोगों का कॉन्सेप्ट मजबूत हो जाए, स्ट्रांग हो जाए। चलिए यहाँ पे हमारे पास क्या है, 156 है, 156 काटिए। देखिए यहाँ पे लास्ट का हम लोग
यूनिट डिजिट देखते हैं, इकाई का अंक देखते हैं, और अगर इकाई का अंक सम संख्या होती है, कैसी संख्या? सम संख्या होती है। सम संख्या की अभी हमने बात करी, तो जो हमारा नंबर होता है 2 से डिविजिबल होता है। तो 2 से काटिए, देखिए 2 से 14, 1 15, एक को यहाँ पे ले करके जाइएगा, हो जाएगा 16 और 2 × 16। फिर देखिए इकाई का अंक कैसा है? सम संख्या है, तो 2 से कट जाएगा, 2 से काटिए, 2 × 3 = 6, 1 7, और एक क्या हो जाएगा? 2 × 9 = 18। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे देखिए क्या यहाँ का जो यूनिट डिजिट है, इकाई का अंक है, सम संख्या है? नहीं है। 9 हमारी कैसी संख्या है? विषम संख्या है। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, आप लोग सोचिए। इसके लिए हम यहाँ पे जो हमारी संख्याएं होती हैं, इनको हम लोग जोड़ते हैं। जैसे देखिए 3 है और 9 है, इन 9 3 को जोड़ लेंगे, 12 हो जाएगा। और 3 से डिविजिबिलिटी का हमारा रूल होता है कि अगर कोई संख्या, देखिए ये संख्या का जो डिजिट सम है वो 3 से डिविजिबल होता है, तो संख्या भी 3 से डिविजिबल होती है। ये बात आपको समझनी है। तो इसका डिजिट सम हमारा 3 से डिविजिबल है, तो ये संख्या भी 3 से कट जाएगी। तो काट दीजिए, 3 से काटिए, 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9। अब यहाँ पे देखिए ये 13 से काटेंगे तो 1 आ जाएगा। तो 156 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? देखिए 2 दूनी 4, 3 12, और 12 × 13 करेंगे तो 156 आ जाएगा। तो 156 हमारी कैसी संख्या थी? एक भाज्य संख्या थी, और इस भाज्य संख्या को हमने अभाज्य संख्याओं के गुणनखंडों के गुणनफलों के रूप में व्यक्त कर दिया। देखिए, और इसको हम लोग लिख सकते हैं, देखिए 2 इंटू में 3 इंटू में 13, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। तो लिख दीजिए 2 इंटू में 3 इंटू में 13। एक बच रहा है स्टूडेंट्स, हम इसको भी सॉल्व कर देते हैं, आप लोग प्रैक्टिस करना। 140 है तो 140 को करिए, देखिए लास्ट जीरो है, तो अगर कोई संख्या है उसका यूनिट डिजिट 0 होता है, तो संख्या भी 2 से डिविजिबल होती है। 2 से काट दीजिए, 2 से 14, 0 हो गया। फिर 2 से काटिए, 2 × 3 = 6, 1 7, ये हो जाएगा 10, और 2 × 5 = 10। देखिए अब क्या आ गया? 3 और 5 आ गया। यूनिट डिजिट कितना आ गया? 5। अब सोचिए, अगर कोई संख्या हमारे पास है, उस संख्या का इकाई का अंक 0 है या फिर 5 है, 0 है या फिर 5 है, तो संख्या 5 से डिविजिबल होती है। तो 5 से काट दीजिए, 5 7 35। अब यहाँ पे देखिए 7 किससे कटेगा? 7 स्वयं से कटेगा, तो 7 को 7 से काट दीजिए। और देखिए हमारे पास संख्या 140 थी, इस संख्या 140 को हमने अभाज्य गुणनफलों के रूप में व्यक्त कर दिया। यही हमारी क्या है? आप लोग बताइए, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय है। इसको आप लोग ध्यान में रखना। तो 2 इंटू में 2 इंटू में 5 इंटू में 7, 2 दूनी 4, 5 20, और 20 सत्ते 140। इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, 2 इंटू में 5 इंटू में 7। स्टूडेंट्स आप लोग एक बात समझ जाइए, अगर हमारे पास कोई नंबर इस तरीके से है तो हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं? देखिए ए है तो ए लिख दो, कितनी बार है? 1 2 3 बार, A⁴। इसी तरीके से हमारे पास समझिए 2 × 2 × 2 है, तो यहाँ पे 2 लिखो। 2 कितनी बार है? 1 2 3 बार है, तो यहाँ पे 3 लगा दो। ठीक है, इसी तरीके से हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो 2 इंटू में 5 इंटू में 7। तो स्टूडेंट्स मेरा मानना है कि आप लोग अंकगणित की आधारभूत प्रमेय है उसको समझ गए होंगे। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट देखिए हमारे पास क्या है, नेक्स्ट समझिए। नेक्स्ट हमारे पास है धन पूर्णांकों के HCF तथा LCM की गणना करना। किसकी गणना करना? HCF यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तथा LCM लीस्ट कॉमन मल्टीपल। हिंदी जान लीजिए, महत्तम समापवर्तक हमारा HCF होता है। HCF क्या होता है? महत्तम समापवर्तक। और LCM हमारा होता है लघुत्तम समापवर्त। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो चलिए स्टूडेंट्स हम लोग डेफिनेशन समझ लेते हैं कि महत्तम समापवर्तक क्या होता है। आप लोग समझिए, संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात का गुणनफल। इसको हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करके समझते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे पास नंबर्स दिए गए हैं, हमें इनका क्या निकालना है? हमें इनका HCF निकालना। तो चलिए स्टूडेंट्स हम लोग इसका HCF निकालते हैं। तो लिख लीजिए इसको कुछ इस तरीके से, 6 लिखिए, 72 लिख लीजिए,
और 120 लिख लीजिए। अब हमारा काम क्या होगा, हमारा काम होगा कि सबसे पहले ये जो संख्याएं हमारे पास भाज्य संख्याएं दी गई हैं, इन भाज्य संख्याओं को हम लोग किस रूप में लिखेंगे, अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखेंगे। तो 6 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, आप लोग सोचिए। 6 को हम लोग 2 गुणा 3 लिख सकते हैं, 2 गुणे 3। यहाँ पे 72 लिखा है, तो 72 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, आप लोग सोचिए। या फिर आप लोग कुछ इस तरीके से भी कर लेना, ठीक है। ऐसे करना, लिखिए। दो यूनिट डिजिट कितना है, 2 है, यानी कि संख्या 2 से कट जाएगी। 2 से काट दीजिए तो देखिए क्या हो जाएगा, 2 तिया 6, 1 7 और 2 छंग 12। फिर काटिए 2 से काटिए, देखिए 2 1 के 2, 1 3, 1 यहाँ जाएगा 16 हो जाएगा, 2 8 16। फिर 2 से काटिए, देखिए 8 है तो इसलिए 2 से कट जाएगा, तो 8 से काट दीजिए। काट दीजिए तो देखिए क्या हो जाएगा, 2 9 18। नेक्स्ट देखिए, अब हमारा किससे कटेगा, 3 से कटेगा। 3 से काटिए, 3 त्रिका 9। फिर देखिए क्या हो जाएगा, 3 से काटिए 1 हो जाएगा, 2 दूनी 4, दूनी 8, 3 24, 3 72। यहाँ पे लिख दीजिए 2 इंटू में 2 इंटू में 2 इंटू में 3 इंटू में 3। इस तरीके से हो गया। चलिए यहाँ पे हमारे पास 120 है, 120 को भी हम लोग कुछ इस तरीके से राइट करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, 120 को भी हम लोग इस तरीके से लिखते हैं। 120 को लिख दीजिए अभाज्य गुणनखंडों के रूप में। इसके लिए क्या करेंगे, देखिए 2 छंग 12, 2 शून्य शून्य, काट दीजिए। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। इसको काटिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। देखिए 15 हो गया, किससे कटेगा, सोचिए। 5 1 6, इसका यूनिट यानी कि डिजिट सम 3 से कट जा रहा, तो संख्या 3 से कट जाएगी। तो 3 5 15, 5 से काटिए, 5 1 5, तो राइट कर दीजिए। देखिए क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4, दूनी 8, 3 24, 5 120। लिख दीजिए 2 इंटू में 2 इंटू में 2 इंटू में 3 इंटू में 5। स्टूडेंट देखिए हमारा HCF क्या हो जाएगा। HCF निकालने के लिए आप लोग बहुत ही ध्यान से देखना। अब हम लोग एक ही एग्जाम्पल करेंगे, उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस पे चलेंगे। यहाँ पे देखिए HCF क्या हो जाएगा। अब हम लोग ऐसी संख्या को चुनेंगे, ध्यान से सुनिए, इस तरह की संख्या को चुनेंगे जो इसमें भी हो, इसमें भी हो, इसमें भी हो। आप लोग देखिए, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो यहाँ हम लोग क्या लिख लेंगे, 2। सही। अब देखिए क्या 3 यहाँ पे है, 3 यहाँ पे 3 है, तो क्या देखिए इसमें कहीं पर 3 है, क्या इसमें कहीं पर 3 है, हाँ यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पर भी 3 है और यहाँ पर भी 3 है, तो यहाँ पे हम लोग 3 लिख देंगे और इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा HCF हो जाएगा। आप लोग समझ गए स्टूडेंट, हम लोग HCF कैसे निकालते हैं। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। अभी क्वेश्चंस करेंगे तो उसमें 1 2 एग्जांपल आपको और देखने को मिलेगा। चलिए आप लोग नहीं तो प्रैक्टिस करना प्रश्नावली के क्वेश्चंस को। क्वेश्चंस हमने आपको बता दिया है, हमारी रिवीजन क्लास है, इसमें हम लोग बोर्ड परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखिए अब हम लोग LCM की बात कर रहे हैं। अब तक हमने किसकी बात करी, हमने HCF की बात करी, हमने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की बात करी, हमने महत्तम समाप्त वर्तक की बात करी। चलिए अब हम लोग LCM की बात करते हैं, लघुत्तम समाप्त वर्त की। तो संख्याओं से संबंध प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात का गुणनफल। इसमें क्या होता था, देखिए इसमें हमारा सबसे छोटी घात का गुणनफल और इसमें हमारा क्या होगा, सबसे बड़ी घात का गुणनफल। स्टूडेंट्स आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ यही ध्यान देना है, अगर हम लोग HCF निकाल रहे हैं, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सीधा सा कॉन्सेप्ट आपको समझना है कि आपको संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिख देना है और उस संख्या को चुनना है जो सब में कॉमन हो। जितनी संख्याएं सब में कॉमन हो रही हो उनको लिख करके मल्टीप्लाई कर लेना, वही हमारा HCF हो जाएगा। जैसे यहाँ पर 2 था, सब में 2 हमने लिख लिया, 3 सब में था, 3 लिख लिया, तो इस तरीके से 2 गुणे 3 हमारा HCF हो गया। आप लोग समझ गए होंगे। चलिए हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। तो देखिए LCM क्या होता है। LCM हमने पढ़ा, संख्याओं से संबंध प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात का गुणनफल। चलिए स्टूडेंट्स इसके भी एग्जांपल को हम लोग करते हैं। यहाँ पे देखिए हमारे पास संख्या है 6, 72 है और क्या है 120। इसको अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिख दीजिए। 6 को कैसे लिख सकते हैं, 2 गुणे 3। स्टूडेंट्स हम लोग इसके एग्जाम्पल को देखते हैं। 6 72 120, इसको आप अभाज्य
संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर दीजिए। तो 6 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 2 गुणा 3। नेक्स्ट 72 को कैसे लिख सकते हैं, आप लोग देखिए 72 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे हमने लिखा था 72 को हम लोग लिख सकते हैं 2 दूनी 4 दूनी 8 त्रिक 24 तिया 72, यानी कि 2 की पावर 3 इंटू में 3 की पावर 2, 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2। देखिए यही लिख सकते हैं, 2 3 बार है तो 2 की पावर 3 और 3 2 बार है तो 3 की पावर 2। और यहाँ से देखिए 120 को हम लोग कितनी कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 इंटू में 3 इंटू में 5। तो लिख दीजिए 2 की पावर 3 इंटू में 3 इंटू में 5। अब देखिए हम लोग संख्याओं से संबंध प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात का गुणनफल, प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात। तो यहाँ पे देखिए एलसीएम क्या हो जाएगा, हम लोग 2 के लिए देखते हैं, 2 हमारी अभाज्य संख्या हो गई और 2 में देखिए सबसे बड़ी घात क्या है, 3 है, तो यहाँ पे 2 की पावर 3 लिख दो। देखिए प्रत्येक अभाज्य गुणन की सबसे बड़ी घात, तो 2 हमारा अभाज्य हो गया और इसकी सबसे बड़ी घात क्या है, 2 की पावर 3 है, तो 2 की पावर 3 लिख लो। नेक्स्ट देखिए अब हम लोग 3 की बात करेंगे। देखिए 3 यहाँ पे है, यहाँ पे 3 की पावर 2, यहाँ पे 3 है, तो 3 की सबसे बड़ी घात क्या है, 3 की पावर 2 है, तो यहाँ पे लिख लो 3 की पावर 2। अब देखिए उसके बाद हमारे पास अभाज्य संख्या क्या है, 5 है, तो 5 की सबसे बड़ी पावर क्या है, 5 की पावर 1 ही है, तो यहाँ पे 5 की पावर 1 लिख दो। अब इसको हल कर लेंगे, यही हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। तो 2 की पावर 3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो यहाँ पे 8 लिख दो। 3 की पावर 2 को क्या लिख सकते हैं, 3 त्रिका 9। यहाँ पे 5 की पावर 1 को क्या लिख सकते हैं, 5 1 5। तो देखिए 8 9 72 और 72 पंचे कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10 के शून्य, हासिल कितना हो जाएगा 1, और 5 7 35 1 36। यही हमारा क्या हो गया, एलसीएम हो गया। तो एलसीएम निकालना आप लोग सीख गए होंगे। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। स्टूडेंट्स हमने एलसीएम निकालना सीखा, हमने एचसीएफ निकालना सीखा। आप समझिए हमारे पास कोई 2 संख्या है, एक संख्या ए है, दूसरी संख्या बी है। एक संख्या ए है, दूसरी संख्या बी है, और हमें इन दोनों संख्याओं में से, इन दोनों संख्याओं का हमें समझिए मासा पता है या फिर लासा पता है। अगर हमें कोई 3 चीज़ पता है तो हम लोग चौथी चीज़ निकाल सकते हैं। आप लोगों को यही समझना है। यहाँ पे समझिए 2 संख्याओं का गुणनफल, यानी कि पहली संख्या समझ लीजिए, आप लोग समझिए हमारे पास कोई संख्या ए है और कोई संख्या बी है, और ये जो संख्या ए बी है इसका जो हमारा एचसीएफ है, एचसीएफ क्या है, ए बी है, और हमें इसका एलसीएम बताना है। तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, इसके लिए हमारा फॉर्मूला होता है पहली संख्या, और ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर हमारा होता है एचसीएफ, यानी कि मासा गुणे लासा, ठीक है, एलसीएम। तो पहली संख्या क्या है, ए है, समझिए हमारी पहली संख्या कोई संख्या हो गई, तो पहली संख्या ए है और दूसरी संख्या बी है। इन दोनों संख्याओं का हमें समझिए एचसीएफ पता है, मासा पता है, तो एचसीएफ ऑफ ए बी में पता है और हमें लासा निकालना है, एलसीएम। तो इस फॉर्मूले का यूज़ करके हम लोग निकाल सकते हैं। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, यहाँ पे यही लिखा गया है। यहाँ पर देखिए हमारे पास एक संख्या 6 है, दूसरी संख्या 20 है, तो इन दोनों संख्याओं का हम लोग चलिए मासा निकाल लेते हैं। तो देखिए इन दोनों संख्याओं का मासा क्या हो जाएगा, 6 और 20 का मासा निकालिए। तो देखिए क्या हो जाएगा, 6 हमें निकालना है, 6 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 3, और 20 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 5। तो मासा हमारा क्या हो जाएगा, आप लोग समझिए। मासा निकालने के लिए क्या करते हैं हम, देखिए एचसीएफ जो कॉमन हो दोनों में वही राइट कर लो। तो हमारा यही कॉमन है, इसके अलावा क्या आपको कुछ कॉमन दिख रहा, नहीं दिख रहा है, तो इसका एचसीएफ हमारा क्या हो गया, 2 हो गया, एचसीएफ हमारा 2 हो गया। चलिए हम लोग इस फॉर्मूले को का यूज करके इसका एलसीएम निकालते हैं।
एलसीएम देखिए इसका क्या हो जाएगा, हमें पता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर हमारा होता है लासा गुणे मासा, एलसीएम इनटू में एचसीएफ के। हमें इसका एलसीएम बताना है, ठीक है। तो ए हमारे पास क्या है 6 है, बी क्या है 20 है, इज इक्वल टू एलसीएम इनटू में एचसीएफ, और एचसीएफ कितना है 2 है। तो देखिए 2 से काटिए, 2 1 के 2 और 2 3 6, और एलसीएम इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 20 3 60। अगर हम लोग ये जो है यहाँ पे हमें संख्या ए और बी दी गई है, इनका हमें मासा दिया है तो लासा निकाल सकते हैं, और इनका लासा हमारे पास कितना आया है 60। चलिए स्टूडेंट्स, अब तक हमने कॉन्सेप्ट सीखा। अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, हम लोग क्वेश्चंस करेंगे जो हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। तो यहाँ पर देखिए 2022-23 का पूछा गया क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंड होगा। तो संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, आप लोग सोच करके बताइए। इसके लिए सोचना नहीं है, आपको तुरंत ऐसे लिखना है और फटाक से सॉल्व कर लेना। देखिए यूनिट डिजिट इकाई का अंक सम संख्या है तो 2 से कट जाएगा, 2 से काटिए 2 7 14 1 15 2 8 16। फिर इस सम संख्या 2 से कट जाएगा, 2 3 6 1 7 2 9 18। फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 से कटेगा और यहाँ पे 13 आ जाएगा, फिर 13 से काटेंगे 1 आ जाएगा। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, देखिए 156 को कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 इंटू में 3 इंटू में 13। जहाँ पर ए ऑप्शन में दिखे वही हमारा करेक्ट हो जाएगा। देखिए कहाँ पे 2 की पावर 2 इंटू में 3 इंटू में 13। यहाँ पे देखिए 2 की पावर 2 इंटू में 3 इंटू में 13। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या है, करेक्ट है। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन को आप लोगों को इसी तरीके से सॉल्व करना है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे सारे क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं, क्वेश्चंस को आप लोगों को बार बार प्रैक्टिस करना है। चलिए नेक्स्ट देखिए, यदि 65 और 117 के एचसीएफ को, यानी कि 65 और 117 का जो एचसीएफ है उसको किससे लिखा जा रहा है, 65m माइनस 117 के रूप में व्यक्त किया जाए तो m का मान होगा। यानी कि जो 65 है और जो 117 है, इसका जो एचसीएफ है, इसके एचसीएफ को 65m माइनस 117 के रूप में व्यक्त किया जा रहा है। तो भाई हम 65 117 का मासा निकाल सकते हैं, एचसीएफ निकाल सकते हैं, निकाल लीजिए। क्या हो जाएगा, 65 को क्या लिख सकते हैं 5 गुणे में 13, और 117 को क्या लिख सकते हैं 3 गुणे 3 त्रिका 9 हो गया, और गुणे 13 9 117, 3 त्रिका 9 और 9 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे 117। अब देखिए यहाँ से हमारा मासा क्या हो जाएगा, आप लोग सोच करके बताइए। देखिए जो दोनों में कॉमन होगा वही हमारा मासा हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए दोनों में क्या कॉमन है, 13 यहाँ पर भी है 13 यहाँ पे भी है, तो 13 क्या हो गया एचसीएफ हो गया। यानी कि जो संख्या 13 है, जो इसका मासा है, उसको इस रूप में व्यक्त किया जा रहा है। तो एचसीएफ के स्थान पर हम लोग 13 रख देंगे, 13 रख दीजिए। 13 इज इक्वल टू 65m माइनस 117। इस माइनस 117 को इस तरफ लेकर के आएंगे तो प्लस 117 हो जाएगा। 13 प्लस 117 इज इक्वल टू 65m। यहाँ से देखिए 117 में 13 को जोड़ना है, 117 3 120 10 130, 130 इज इक्वल टू 65m, और इसको काट दीजिए कितना हो जाएगा 65 1 के 65 और 65 दूनी 130। m इज इक्वल टू हमारा क्या आ गया 2 आ गया। अब आप लोग देखिए जहाँ पे ऑप्शन में 2 दिख रहा है वही हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से प्रश्नों को आपको सॉल्व करना है, ठीक है। हाँ, आपको एलसीएम निकालना आना चाहिए, आपको एचसीएफ निकालना आना चाहिए। तो हमने सिखा दिया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे देखिए क्या दिया है, किसी धन पूर्णांक p के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होता है। जैसे कोई विषम संख्या हमारी होती है, धनात्मक विषम संख्या, उसका जो जनरल फॉर्म की बात करें तो क्या होता है। अब यहाँ पे हमें ऑप्शंस दिया है, तो इसको हम लोग कैसे चेक करेंगे, आप लोग समझिए। यहाँ पे आप लोग ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड का यूज करिए। अब आप कहोगे कौन सा मेथड है, ये कोई मेथड नहीं है। इसमें करना क्या है, आपको p बराबर 1 2 3 4 5 रखते चले जाइए, 1 2 3 तक रखिए, 4 तक आपको पता चल जाएगा। देखिए चलिए यहाँ पे हमने ऑप्शन ए लिया, चेक कर रहे हैं। ऑप्शन ए में हमने p इक्वल टू 1 रखा, हमारे पास संख्या क्या आई 1, 2 रखने पे 2 आ रहा, 3 रखने पे 3, 4 रखने पे 4। क्या सारी संख्याएं विषम मिल रही, नहीं मिल रही। जिस पे हमें सारी संख्याएं विषम मिलेंगी वही हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। चलिए इसमें रखते हैं।
चेक कर लीजिए। p का मान हमने 1 रखा, चलिए यहाँ पे लिखते जाते हैं, ठीक है। p का मान हमने 1 रखा, क्या हो गया 1, और यहाँ पे 1 है तो 1 + 1 क्या हो गया 2। नेक्स्ट देखिए हमने p का मान 2 रखा, तो 2 + 1 क्या हो गया 3। फिर हमने 3 रखा, 3 + 1 = हो गया 4। फिर हमने 4 रखा, 4 + 1 = 5। देखिए इसमें हमें सम संख्या भी मिल रही, विषम संख्या भी मिल रही, यानी कि ए ऑप्शन भी हमारा करेक्ट नहीं है। चलिए इसको देखते हैं। इसमें आप p = 1 रखिए, इसमें रख रहे हैं, देखें 2 × 1 तो 2 हो गया। फिर p = 2 रखिए, 2 × 2 रखा हमने 4 हो गया। फिर इसमें आप 3 रखिए, देखिए हमारा p का मान है 1 2 3 रख रहे हैं तो 6 हो गया। तो यहाँ पे हमें सारी सम संख्या मिल रही है, क्या मिल रही है, सम संख्या मिल रही है। हमें चाहिए कैसी, विषम संख्या। तीनों ऑप्शन हमारा गलत है, तो ए वाला हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चेक कर लीजिए। इसमें आप p = 1 रखिए, तो 2 × 1 + 1 क्या हो गया, 2 1 के 2 1 3। चलिए 2 रखते हैं, p = 2 रखिए, तो 2 × 2 + 1 2 दूनी 4 1 5। फिर 3 रख दीजिए, 2 × 3 + 1 2 3 6 1 7। देखिए सारी विषम संख्या आ रही है, यानी कि प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होता है 2p + 1 के फॉर्म का होता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट, किसी धनात्मक पूर्णांक q के लिए कोई धनात्मक पूर्णांक q है। अभी हमने विषम के लिए सीखा, ठीक है। अभी इसके पहले वाले में यहाँ पे देखिए वही क्वेश्चन सेम, केवल हमें किसके लिए बताना है, सम पूर्णांक का रूप होता है। तो इसके लिए भी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे q का मान 1 2 3 रखेंगे, जिस पर हमें सम संख्या मिलती जाएगी वही हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हम लोग रख रहे थे, केवल नोटेशन चेंज हुआ है। तो यहाँ पे p है तो p लिखा है, p का वैल्यू हमने रखा, तो इस पर हमें क्या मिल रहा था, सम संख्या मिल रही थी। आप लोग देखिए जब हमने 1 2 3 रखा तो हमें सम संख्या मिल रही थी। तो यहाँ पर भी हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, यही करेक्ट हो जाएगा। रख के चेक कर लीजिए। चलिए हमने 1 रखा तो क्या हो गया 2, q = 1 2 3 रख रहे हैं, ठीक है, लिख दीजिए q = 1 2 3 रखने पर। रख के चेक कर लीजिए। हमने 1 रखा तो 2 आ गया, 2 रखेंगे तो 4 आ जाएगा, अब 3 रखेंगे तो 6 रहेगा। देखिए क्या हो रहा, सारी सम संख्याएं मिल रही हैं, तो ऑप्शन नंबर सी क्या है, करेक्ट है। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स क्वेश्चंस आपको सॉल्व करना है। चलिए हम लोग नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट देखिए, दिया गया है लासा, यानी कि एलसीएम ऑफ 132 टू 88 = 3168। तो मासा ज्ञात कीजिए, किसका, इसी संख्या का 132 और 288 का हमें क्या बताना है, मासा बताना है। तो स्टूडेंट देखिए यहाँ पे हमें पहली संख्या दी गई है, ए हमारी क्या है, ए है, और ए हमारी क्या है, बी है। हमें संख्या ए संख्या बी दिया गया है, संख्या ए बी का लासा दिया गया, तो हम लोग फॉर्मूले का यूज करके मासा निकाल सकते हैं। तो मासा निकाल लीजिए, क्या हो जाएगा, हम लोग जानते हैं पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या = क्या होता है, लासा गुणे मासा। तो लासा कितना है, लिख दे फॉर्मूला, लासा गुणे मासा, एलसीएम गुणे एचसीएफ, कुछ भी लिख सकते हो। तो ए कितना है 132, बी कितना है 288, लासा कितना है 3168, और हमें मासा क्या करना है, बताना है। सॉल्व कर लीजिए स्टूडेंट्स, काटिए, देखिए काटिए, काट करके आप चेक करिए किससे कटेगा। तो इसको हम लोग काटते हैं, काट दीजिए, 12 से काटिए, ठीक है। तो 12 दूनी 24 हो जाएगा, 4 28, यहाँ पे 48 हो जाएगा। तो 12 चौक कितना हो जाएगा, 48। चलिए इसको 12 से काटिए, तो 12 दूनी 24, 24 7 31 से हो जाएगा 76, और 12 छंग 72, 4 76 हो जाएगा 48। तो 12 चौके क्या हो जाएगा 48। फिर काटिए, देखिए किससे कटेगा, देखिए 132 132 132 दूनी 264। फिर काटिए, 2 1 के 2, और 2 से हमने इसको काट दिया तो हमारे पास क्या आ जाएगा 12। तो यहाँ से हमारे पास मासा क्या आ गया, मासा = 12 आ गया। अब देखिए जो भी ऑप्शन में 12 दिख रहा है आप लोग उसको करेक्ट कर दीजिए। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है, करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन सा सह अभाज्य संख्याओं का एक युग्म है। स्टूडेंट्स अभी हमने बात करी थी कि हमारी सह अभाज्य संख्याएं कौन सी संख्याएं होती हैं।
सहअभाज्य संख्याओं की हमने बात करी थी, तो हमारी ऐसी संख्याएं जिनमें एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो सहअभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। 1 के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता है, ऐसी संख्याओं को सहअभाज्य संख्या कहते हैं। डायरेक्ट डेफिनेशन पे क्वेश्चन है। देखिए इस 14 और 35 को देखिए, इसमें 1 तो हमारा उभयनिष्ठ है, लेकिन देखिए 14 को हम लोग 7 गुणे 2 लिख सकते हैं। देखिए 14 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 7 गुणे 2, और 35 को हम लोग 7 गुणे 5 लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 31 गुणे 1, और इसको हम लोग 31 गुणे 1 गुणे 93 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जा रहा, एक तो है उभय, इसमें देखिए हमारा एक तो उभयनिष्ठ गुणनखंड है, उसके साथ साथ 31 भी है, तो ए भी हमारा नहीं हो सकता सहअभाज्य संख्या। चलिए हम लोग इसमें देख लेते हैं। इसमें देखिए 18 और 25 के बीच क्या आपको कुछ दिख रहा, नहीं दिख रहा। इसको हम लोग 18 गुणे 1 और इसको 25 गुणे 1 ही लिखेंगे। इसमें एक के अतिरिक्त हमारे पास और कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, हमारा ऑप्शन है। इसमें देखिए इसको हम लोग 2 गुणे 16 लिख सकते हैं, और इसको हम लोग 16 गुणे 4 लिख सकते हैं। तो इसमें देखिए एक के अलावा हमारा 16 भी है, बहुत सारे हैं इसमें, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या है, करेक्ट है। तो डेफिनेशन आपको पता होगी तो आप लोग क्वेश्चंस कर ले जाइएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट देखिए हमारे पास क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योग है। अब ये जो संख्या हमारी 144 है, हमें इसका करना क्या है, अभाज्य गुणनखंड करना है, और इसके अभाज्य गुणनखंड में जो हमारे अभाज्य गुणनखंड हैं उनकी घातों का योग बताना। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। देखिए हमारा सॉल्यूशन क्या हो जाएगा। इस तरीके के क्वेश्चंस स्टूडेंट्स आप लोगों से मल्टीपल चॉइस में ही पूछे जाएंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे, बहुविकल्पीय होंगे। तो चलिए इसको हल करते हैं। 144, तो 144 को आप लोग अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिख दीजिए। तो देखिए क्या हो जाएगा, इस तरीके से लिखिए 144, तो 2 से काटिए, 2 से कट जाएगा क्योंकि यूनिट 2 है, तो 2 से काटिए, 2 7 14, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटिए 36 हो जाएगा, 2 से काटिए 18 हो जाएगा, 2 से काटिए 9 हो जाएगा। फिर करना क्या है, देखिए 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा, 3 से काटिए, फिर 3 से काटिए 1 हो गया। तो इसको लिख दीजिए। देखिए 2 की पावर कितनी है, 1 2 3 4, तो लिख दो 2 की पावर 4 इंटू में क्या है 3 की पावर 2 है। अब देखिए हमसे क्या कह रहा है, अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड यही 2 3 है, इनकी घातों का योग पूछा। 2 की घात कितनी है, 4 है, और 3 की घात 2 कितनी है, 2 है, तो 4 + 2 लिख दो घातों का योग। अभाज्य गुणनखंड के घातों का योग क्या है, 4 है यहाँ पे है, 2 यहाँ पे है, तो 4 2 6। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या है, करेक्ट है। आप लोग समझ गए होंगे। चलिए कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, नहीं तो आप लोग अपने डाउट को हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी भेज सकते हो। चैनल अग्रहारी एकेडमी @अग्रहारी एकेडमी के नाम से ही आप लोग सर्च करना, मिल जाएगा आपको। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है शून्येतर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल होता है। अब जैसे हमारे पास कोई शून्येतर परिमेय संख्या है और कोई अपरिमेय संख्या है। अभी हमने अपरिमेय संख्या के बारे में स्टूडेंट्स आपसे बात करी थी। अब अगर हमारे पास कोई भी अपरिमेय संख्या है, समझिए ये हो गया, और इसको आप किसी शून्येतर संख्या से मल्टीप्लाई करते हो, किसी आप शून्येतर संख्या से मल्टीप्लाई कर, हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, क्या हो जाएगा 2√3। अगर हमने इसको मल्टीप्लाई किया -5 से, तो हमारा -5/√3 हो जाएगा। यानी कि अगर हम लोग किसी भी शून्येतर परिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या से क्या करते हैं, गुणनफल करते हैं, तो हमें सदैव क्या मिलेगा, अपरिमेय संख्या मिलती है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। अगर शून्येतर परिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या से गुणा करेंगे तो हमेशा अपरिमेय संख्या ही मिलेगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, पाई है। पाई हमारा क्या है, आप लोग बताइए, क्या एक पूर्णांक है, एक परिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि जो हमारा पाई है, पाई एक अपरिमेय संख्या है। अब आप लोगों के मन में डाउट होगा कि पाई एक अपरिमेय संख्या कैसे है, तो इसके लिए आप लोग देखिए पाई एक अपरिमेय संख्या कैसे। देखिए यहाँ पे जो पाई है, पाई का वैल्यू क्या होता है 3.141592653। ये दशमलव में है, लेकिन ये इस तरीके से है
कि ये इसको हम लोग P अपॉन Q के रूप में लिख ही नहीं सकते, ठीक है। इसलिए हमारी जो पाई है क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। 15, 18, 24 का लासा है। 15, 18, 24 का लासा है। आप लोग सोचिए क्या हो जाएगा लासा। चलिए निकाल के देखते हैं हम लोग। 15 लिखना है, 18 लिखो और 24, इसका लासा निकालो। 15 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं अभाज्य गुणनखंडों के रूप में, 3 गुणे 5। 18 को कैसे लिख सकते हैं, 3 गुणे 2 3 6 त्रिक 18। 24 को कैसे लिख सकते हैं, 2 दूनी 4 तिहाई 12 और दूनी 24, ठीक है। तो इसको इस तरीके से कर लो, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। हमारा एलसीएम क्या होता है, जो अभाज्य गुणनखंड हैं इनकी जो सबसे बड़ी घात है, घातों का गुणनफल। तो 2 की बात कर लेते हैं। देखिए हम लोग 2 की बात करते हैं, 2 की सबसे बड़ी घात क्या है, तो इसको घात के रूप में कर ले हम लोग। चलिए 3 इंटू में 5 है ये, और यहाँ पे देखिए 2 इंटू में 3 की पावर क्या है, 2 है। और यहाँ पे देख लीजिए 2 की पावर 3 इंटू में क्या है, 2 की पावर 3 इंटू में 3 की पावर 1 है, ठीक है। 2 की पावर 3 इंटू में 3 की पावर 1 है। यहाँ पे देखिए, चलिए इसको हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं, 2 की पावर 3 इंटू में 3 की पावर 1 है। तो 2 की सबसे बड़ी पावर इसमें देखिए क्या है, 2 की पावर 3 हमारी सबसे बड़ी पावर है, तो लिख दो 2 की पावर 3 इंटू में क्या लिखना है, 3 की सबसे बड़ी पावर क्या है, 2 है, तो यहाँ पे 3 की पावर 2 लिख दो, और 5 की 5 है, 1 है, तो मल्टीप्लाई कर लो। 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 त्रिक का 9 और 5 एक के 5, 8 पंचे 40 और 40 गुणे 9 करोगे कितना हो जाएगा, 360। यानी कि 15, 18 और 24 का जो हमारा एलसीएम है वो कितना है, 360 है। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन को आप लोग इस तरीके से सॉल्व करना। क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपके पास कॉन्सेप्ट होना चाहिए। हमने कॉन्सेप्ट डिस्कस किया, आप लोग अगर उस कॉन्सेप्ट पर फोकस करोगे, आप लोगों के सारे क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चंस वास्तविक संख्या से आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, आप लोग कर ले जाइएगा। और ये सारे जो क्वेश्चंस मैं डिस्कस कर रहा हूँ सारे बोर्ड एग्जाम में आपके पूछे गए हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। दिया है एचसीएफ 252 594, यानी कि हमें एचसीएफ दिया है कितना, 18 है, और एलसीएम कितना दिया है, एलसीएम हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। एचसीएफ दिया है, एलसीएम कैलकुलेट करना है। यहाँ पे देखिए हमारी संख्या क्या है, 252 है, ए हमारा ए है, और ए हमारी संख्या क्या है, बी है। हमें ए बी दिया है और ए बी का एचसीएफ भी दिया है, तो हम एलसीएम निकाल सकते हैं। हमारे पास फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या है आप लोग लिखिए बार बार, तभी याद होगा। पहली संख्या गुणे और दूसरी संख्या इज इक्वल टू होता है हमारा क्या, लासा गुणे में मासा। तो पहली संख्या क्या है, 252 है, यहाँ पे राइट कर लो। दूसरी संख्या क्या है, 594 है। अब देखिए लासा क्या है हमारा, लासा में निकालना है, लासा यानी कि एलसीएम में क्या करना है, निकालना है। और मासा में कितना दिया है, 18 दिया है। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, काटिए देखिए क्या हो जाएगा, इसको चेक करिए क्या 18 से, देखिए चलिए लासा इज इक्वल टू, देखिए क्या हो जाएगा, ये 18 इधर गुणे के साथ है, यहाँ आएगा भाग के साथ होगा, तो लासा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, 252 गुणे 594 बटे में 18। तो इसको हल कर लीजिए, तो काटिए, 18 के 18 7 25, 18 से कट जाएगा, 18 के 18 7 25 हो जाएगा 72। तो 18 चौके कितना हो जाएगा, 72। 18 के 18 7 25 72, 18 चौके, हाँ हमारे पास कितना बचा, 14 गुणे 594, इतना बचा। अब देखते हैं हमारा सॉल्यूशन क्या हो जाएगा। स्टूडेंट देखिए अब हम लोग इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन। तो इसके लिए आप लोग यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट अप्लाई कर सकते हो। देखिए इसके यूनिट डिजिट को आप मल्टीप्लाई करिए इसके यूनिट डिजिट से, तो हमने 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया, हमारा 16 आ गया। यानी कि जो भी संख्या हमारी आएगी उसका इकाई का अंक क्या होगा, 6 होगा। तो इसमें देखिए किसका इकाई का अंक 6 है, इसका, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन। लेकिन आपके एग्जाम में आपके पास समय होता है, आप लोग मल्टीप्लाई करके भी लिख लेना। तो 14 चौका 56, 56 के 6 हासिल 5,
और 14 नवैया 126, 126 और 5 131, 131 के एक हासिल 3 और 14 पंचे 70, 14 नवैया 126, 5 131, 131 के एक हासिल 13 है, ठीक है। 14 पंचे 70, 10 80 3 83, ठीक है, हमारे पास वही आ गया। तो यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट आप लोगों को अगर पता होगा तो आप लोग क्वेश्चंस कर ले जाइएगा। तो चलिए, आप लोग एग्जाम में टाइम होता है, आप लोगों को कोई टेंशन नहीं लेना, मल्टीप्लाई करके देख ही लेना है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है। दी गई संख्याओं में अभाज्य संख्या होगी। अब आप लोग सोच करके बताइए इसमें से हमारी अभाज्य संख्या कौन है। 0, 1, 2, 8। अब अगर आपको अभाज्य संख्या पता होगी तो आप बता ही लोगे, और खासकर बात अगर आपको 2 की क्वालिटी पता होगी तो भी आप करेक्ट कर लोगे। 2 हमारी एक ऐसी संख्या है जो क्या है, जो अभाज्य एवं सम संख्या है। समझ गए आप लोग। 2 कैसी संख्या है, अभाज्य संख्या है। अब इसके पास मल्टीपल हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 इंटू में 2 कर देंगे तब भी हो जाएगा, तो ये हमारा नहीं हो सकता। अभाज्य संख्या यही है। ए हमारी कैसी संख्या, भाज्य है। ए हमारी कैसी संख्या, विषम है। ए हमारी शून्य है। ए हमारी क्या हो जाएगी, अभाज्य हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। अब इस तरीके के क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। क्वेश्चन देख लीजिए। वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 245 और 1037 को विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में शेषफल 5 प्राप्त होता है। यानी कि हमें वह संख्या निकालनी है, वह संख्या निकालनी है जिससे अगर इन संख्याओं में भाग दे दें तो हमें शेषफल 5 प्राप्त होता है। तुम्हारी वह संख्या कौन सी हो जाएगी स्टूडेंट्स। इसके लिए आप लोग ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड का यूज कर सकते हो। देखिए, हमें करना कुछ नहीं, इसमें से एक एक संख्या से इस दोनों में भाग देते जाइए, जहां पे हमें 5 शेषफल प्राप्त हो जाएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। चेक करिए, देखिए अब अगर हम यहाँ पे सोचिए, ये संख्या हमारी 2 से कटेगी नहीं। यहाँ पे 22 है तो इसका गुणनफल हमारा 11 गुणे 2, 11 गुणे 2 करेंगे तो ये 2 से नहीं कटेगा, यानी कि ये तो नहीं हो सकता, ए नहीं हो सकता, ए भी नहीं हो सकता। और इसके लिए देखिए, ए तो कट जाएगा लेकिन ए नहीं कटेगा, पूरा पूरा तो ए भी नहीं कटेगा। और यहाँ से देखिए, अगर हम 24 को 10 टाइम्स लेकर के जाए हमारा 240 हो जाएगा। 5 शेषफल बचा, 5 शेषफल बचा। फिर इस 24 से 1037 में अगर हम भाग दे दें तो देखिए क्या हो जाएगा। 24 चौका 96, 96 और 7 77 हो जाएगा। और 24 तियाँ 72, 5 77, यहाँ पर भी हमारा 5 शेषफल आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग ऑप्शन को करेक्ट कर सकते हैं। लेकिन चलिए, हम लोग कॉन्सेप्ट का यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसका हमारा सॉल्यूशन क्या हो जाएगा। तो हमें क्या बताना है, वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिससे 245 से 1037 को विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में शेषफल 5 प्राप्त हो। तो स्टूडेंट देखिए, वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिससे 245 और 1037 में भाग देने पर हमारे पास शेषफल 5 प्राप्त हो रहा है। तो आप लोग दिमाग लगा करके सोचिए, अगर इन संख्याओं में से हम 5 क्या करें, घटा दें तो हमें क्या मिल जाएगा। 5 घटा देंगे तो ये जो संख्या है वो पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। तो लिखिए, तो 245 में से अगर हम 5 घटा देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 240। और अगर हम लोग 1037 में से 5 घटा देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1032। 240, 1032, ये संख्याएं अब क्या है, वो जो संख्या बड़ी से बड़ी होगी उससे पूरी पूरी तरीके से विभाज्य हो जाएंगी। अब अगर ये दोनों संख्याएं उस संख्या से पूरी पूरी विभाज्य हो जाएंगी तो वो संख्या हमारी क्या होगी, इन दोनों संख्याओं का जो HCF होगा वही हमारा आंसर होगा। तो चलिए हम लोग इन दोनों का HCF निकाल लेते हैं। लिखिए, इन दोनों संख्याओं का HCF, इन दोनों संख्याओं का HCF वह बड़ी से बड़ी संख्या होगी, बड़ी से बड़ी संख्या होगी
जो होगी जिससे 245 और 1037 को विभाजित करने पर शेषफल 5 प्राप्त होता है। शेषफल 5 प्राप्त होता है। तो स्टूडेंट्स हम लोग 240 और 1032 का एचसीएफ निकालेंगे तो हमें वह बड़ी से बड़ी संख्या मिल जाएगी। तो चलिए हम लोग एचसीएफ निकालते हैं। एचसीएफ अब तक आप लोगों ने किस विधि से निकालना सीखा? गुणनखंड विधि से। लेकिन हम आपको एक विधि और सिखा दें, भाग विधि। भाग विधि से भी हम लोग एचसीएफ निकाल सकते हैं। देखिए, भाग विधि से एचसीएफ निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो हमारी छोटी संख्या होती है दोनों संख्याओं में, उसे हम लोग क्या बनाते हैं, भाजक। और 240 हमारी क्या है, छोटी है, 240 को भाजक बनाएंगे और 1032 हमारा क्या हो जाएगा, भाज्य हो जाएगा। इस तरीके से करिए। अब देखना है, इसको इससे डिवाइड करिए, देखिए कितना बार जाएगा, 24 चौका 96 यानी कि 960 आएगा, हमारा 4 टाइम्स आएगा। तो 4 टाइम्स आप लेकर के जाइए, घटा दीजिए, देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2, और 13 में से 6 घटाएंगे कितना हो जाएगा 7, यहाँ पे आ गया 72। अब आपको करना क्या है, जो हमारा भाजक है ना उसको फिर आप भाज्य बना दीजिए। तो ऐसे भाज्य बनाइए, यहाँ पे लिख दीजिए 240। अब करना क्या है, इस 72 से 240 को काटिए, तो देखिए कितना टाइम जाएगा, 7 त्रिक 21 यानी कि हमारा 3 टाइम्स जाएगा। तो 3 दूनी 6 और 3 सते 21, इतना आ गया 216। अब देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे 10 है, 10 में से 6 घटाएंगे 4 आ जाएगा। समझिए 10 में से 6 घटाया 4 आ गया। और यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे बचा 3 और 3 में से 1 घटाएंगे 2 आ गया। देखिए शेष बचा भी हमारे पास, फिर हम भाग देंगे, जब तक हमारा 0 नहीं आ जाएगा तब तक हम भाग देते जाएंगे। और भाग किस तरीके से देंगे, ये जो शेषफल है ये हमारा भाजक बन जाएगा और यहाँ पे जो हमारा भाजक था वो भाज्य बन जाएगा। यहाँ पे आप 72 लिख दो, फिर काटिए, 3 बार जाएगा, 24 3 72, देखिए हमारा पूरा क्या हो गया, कैंसिल हो गया। और जिस भाजक से हमारा 0 आ जाता है वही भाजक हमारा क्या होता है, एचसीएफ होता है दोनों संख्याओं का। ये विधि बहुत ही उपयुक्त विधि है। अगर कोई मेथड नहीं कर रहा तो आप लोग इस मेथड का भी यूज कर सकते हो। तो यहाँ से देखिए एचसीएफ हमारे पास क्या गया 24, और यही हमारा क्या हो गया, यही हमारा सॉल्यूशन हो गया। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या है, 24 है, जिससे 245 1037 को विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में शेषफल 5 प्राप्त होता है। तो स्टूडेंट्स कॉन्सेप्ट आप लोग समझ गए होंगे। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। स्टूडेंट देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास प्रूव करने वाला है, एग्जाम में पूछे गए हैं। इन क्वेश्चंस को मैंने आपको पढ़ा दिया है। जब हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कर रहे थे एनसीईआरटी वाली बुक से, तो मैंने ये सारे क्वेश्चंस आपको बता दिया है। यहाँ पर आपको वीडियो लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग देख लेना। इसी तरीके से ये सारे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए हैं, इनका आप लोगों को वीडियो लिंक मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से देख लेना। क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए गाइस, आज की क्लास को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। आप लोग पढ़ते रहिए, अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए गाइस, आप लोग पढ़ते रहिए। थैंक यू।